मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे मांग की तिरछी लोच की, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पिछले व्याख्यान में मांग की निजी कीमत लोच का विस्तृत अध्ययन कर लिया है, उस पर चर्चा की थी। मांग की तिरछी कीमत लोच का मतलब यह है कि यह संबंधित वस्तु, जो कि अन्य वस्तु जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमत में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को व्यक्त करती है या दर्शाती है। इसे अन्य बातें समान रहने पर, ध्यान रखना ये अन्य बातें समान रहे, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे अन्य बातें समान रहने पर अन्य वस्तु या दूसरी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, या फिर आप इसे सापेक्षिक परिवर्तन कहते हैं, प्रतिशत परिवर्तन कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें, कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वस्तु की अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति जो वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता है, उसका माप जो है तिरछी कीमत लोच के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, ये चिन्ह जो कौन सा है, इप्सिलॉन है, यानी साधारण मांग फलन की बात हो रही है। तो इप्सिलॉन आई जे। अब यहाँ पिछले में तो आपने आई आई देखा था, इसलिए वहाँ आई को डिफाइन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, बस इतना सा था कि वो निजी कीमत लोच के लिए काम में आ रहा है। यहाँ क्या है, आई का मतलब है कि वस्तु की मात्रा और जे का मतलब है कीमत। अब मान लीजिए कि पहली वस्तु है आई इक्वल टू 1, और तो फिर कीमत कौन सी वस्तु की होगी, जे इक्वल टू 2, यानी दूसरी वस्तु की होगी। आई की तो होगी नहीं, पहली वस्तु की तो होगी नहीं कीमत। पहली वस्तु की कीमत अगर ले लेंगे तो ये तो बात हो गई निजी कीमत लोच की। अन्य वस्तु की कीमत के रूप में जब हम लेंगे तो जे का मान है 1 से अलग होगा। हम यहाँ जैसे जे बराबर 2 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में सूत्र ये हुआ, जो हमने ये बात की है, इसको सूत्र रूप में अगर रखें, गणितीय रूप प्रदान करें, तो पी जे बाई क्यू जे इंटू डेल क्यू आई बाई डेल पी जे इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं डेल लॉग ऑफ क्यू आई बाई डेल लॉग ऑफ पी जे। ठीक है, ये इसका सूत्र हुआ। ये अन्य वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन जो है वो ये होगा। तो मांग की तिरछी कीमत लोच के आधार पर हम वस्तुओं की प्रकृति बता सकते हैं, प्रकृति जान सकते हैं। यह तो साधारण मांग फलन हमने काम लिया है। यदि साधारण मांग फलन से निरूपित तिरछी कीमत लोच या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तुएं हैं वो सकल स्थानापन्न वस्तुएं, ऐसा सकल स्थानापन्न ग्रॉस सब्स्टिट्यूट वस्तुओं के लिए ही होगा। और यदि ऋणात्मक है तो वस्तुएं सकल पूरक होंगी। अब सकल और शुद्ध, इन दोनों में अंतर आएगा, ध्यान रखना। अब इसका उदाहरण दें कि स्थानापन्न वस्तुएं कैसे हुई। जैसे चाय को या तो कोई व्यक्ति जी मान लीजिए चाय गर्म पीने का आदी है, तो या तो वो चाय पीता है या कॉफ़ी पी लेता है, और चाय नहीं मिले तो कॉफ़ी पी लेगा, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय पी लेगा, चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय, तो एक दूसरे की स्थानापन्न हो गई। अब यदि चाय को हम कहें कॉफ़ी का स्थानापन्न उत्पाद या पदार्थ, तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, और यदि चाय की कीमत घटेगी तो कॉफ़ी की मांग भी घट जाएगी। ये हुई स्थानापन्न। इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि चाय की कीमत घटने का मतलब ये है कि चाय की मांग बढ़ जाएगी।
चाय की मांग जब बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग स्वाभाविक रूप से घट जाएगी। इसलिए चाय की कीमत और कॉफ़ी की मांग में समान दिशा में परिवर्तन होगा। तो इस तरह की वस्तुएं जिन्हें एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लिया जाता है तो वो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, और स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तिरछी कीमत लोच धनात्मक होती है। दूसरी है पूरक वस्तुएं। सकल पूरक वस्तुओं के लिए जब मांग की लोच का साधारण मांग फलन से निरूपित मांग की तिरछी कीमत लोच का चिन्ह ऋणात्मक हो या उसका मान ऋणात्मक हो तो उस तरह की वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। अब पूरक वस्तुओं के रूप में चीनी चाय के बाद एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आपके सामने है। अगर चीनी की कीमत बढ़े तो चाय की मांग पर क्या असर आएगा? चाय की मांग घट जाएगी, क्योंकि चीनी और चाय साथ साथ काम में ली जाती हैं। और अगर चीनी की कीमत घटती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, यानी चीनी की कीमत और चाय की मांग में विपरीत दिशा में बदलाव आता है। इस तरह की वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक साथ काम में ली जाती हैं। जैसे पेट्रोल और कार पूरक वस्तु है, जैसे टायर और कार पूरक वस्तु है, पेन और स्याही पूरक वस्तु है। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं पूरक वस्तुओं के। अब बगैर स्याही के पेन थोड़ी होगा, तो एक साथ ही काम में ली जाएंगी। दोनों पैरों के जूते एक दूसरे के पूरक हैं। एक पैर में जूता पहन के और कोई व्यक्ति दूसरे पैर का जूता नहीं खरीदे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये पूरक वस्तुएं हुई। पूरक वस्तुओं के लिए तिरछी कीमत लोच ऋणात्मक होती है। अब क्षतिपूरित या क्षतिपूरक मांग फलन के लिए क्षतिपूरक मांग फलन से निरूपित जो है तिरछी कीमत लोच, जिसके लिए हमने ये चिन्ह जाई काम में लिया, जाई आई इंटू जे, या तो ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। ध्यान रखना, निजी कीमत लोच के लिए क्षतिपूरक मांग फलन में निजी कीमत लोच तो ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसका जो उससे निरूपित मांग वक्र है वो हमेशा ही ऋणात्मक ढाल का होगा। लेकिन यहाँ या तो ये धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। अगर क्षतिपूरक मांग फलन से हम तिरछी कीमत लोच की गणना कर रहे हैं और उसका चिन्ह या उसका मान धनात्मक है तो वस्तुएं विशुद्ध स्थानापन्न होंगी, और यदि इसका चिन्ह ऋणात्मक है तो वस्तुएं विशुद्ध पूरक होंगी, नेट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी। तो इस तरह से हम मांग की तिरछी कीमत लोच के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। अब बात करें तीसरी लोच की, मांग की आय लोच। क्योंकि हमने मांग फलन जो काम में लिया उसमें 3 वेरिएबल्स लिए थे, वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तु की कीमत जो कि पूरक या स्थानापन्न हो सकती है, मैंने दोनों ही उदाहरण आपके सामने रखे हैं, और तीसरी मांग की जो उपभोक्ता की आमदनी। तो तीसरी लोच हुई मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन के प्रति वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है या व्यक्त करती है। आय लोच को उपभोक्ता की आय में 1% परिवर्तन होने पर और अन्य बातें समान रहने की मान्यता के साथ वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। या ये आपके नहीं समझ में आता है तो दूसरा, आप सीधा सीधा उपभोक्ता की आय, यदि अन्य बातें समान रहें तो उपभोक्ता की आय में होने आनुपातिक परिवर्तन या सापेक्षिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन को मांग की आय लोच कहते हैं, या उसके माप जो है गणितीय माप है मांग की आय लोच होगा। ठीक है, इसके लिए जो चिन्ह काम में लेते हैं हम, ये नीटा, एन नहीं है, यह नीटा कहते हैं इसको, एन जैसा होता है, एन नीटा आई इक्वल टू वाई बाई क्यू आई इंटू डेल क्यू आई बाई डेल वाई। इसे हम लिख सकते हैं डेल लॉग ऑफ क्यू आई बाई डेल लॉग ऑफ वाई। ठीक है, इस तरह से ये मांग की आय लोच का सूत्र हुआ जो हमने परिभाषा दी है या हमने इसकी व्याख्या की है, उसको इस तरह से सूत्र रूप में रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मांग की आय लोच की जानकारी अगर है हमें तो वस्तु की प्रकृति को हम बता सकते हैं।
कि मांग की आई लोच या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। नीटा का मान, नीटा आई का मान या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अगर धनात्मक है तो ये उत्कृष्ट वस्तु होगी, सुपीरियर गुड या नॉर्मल गुड जिसे हम कहते हैं। और यदि ये ऋणात्मक है तो वस्तु हीन होगी, इन्फीरियर होगी। अभी मैं इस पर फिर से आऊँगा। अब मांग की आयलोच का मान धनात्मक है और एक से अधिक है तो ऐसा विलासिता की वस्तुओं के लिए होता है। और यदि मांग की आयलोच है वो बेलोचदार है, यानी उसका मान एक से कम है, तो ऐसा आवश्यक वस्तुओं के लिए होता है। इस तरह की वस्तुएं आवश्यक वस्तु होती हैं। अब मैं बात कह रहा था आपसे कि हीन वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच ऋणात्मक होती है, इन्फीरियर गुड्स। और दूसरी आपने देखा होगा गिफिन गुड्स होती हैं, निजी कीमत लोच। जब आप पढ़ रहे थे या उस पर हम चर्चा कर रहे थे, गिफिन गुड्स, कोई वस्तु गिफिन होगी या नहीं ये कैसे तय होगा? ये तय होगा उसकी मांग की निजी कीमत लोच से, कि यदि कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु के लिए मांग की निजी कीमत लोच धनात्मक है तो इस तरह की वस्तु गिफिन वस्तुओं होती हैं, यानी गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। यह हमने पढ़ा था। दूसरा है कोई वस्तु हीन है या सामान्य है, इसकी जानकारी है हम मांग की आयलोच के आधार पर करते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सारी बातें। तो हमने ये पढ़ा। अब देखिए एक और बात है, यहाँ हमने नीटा शब्द काम में लिया है, नीटा चिन्ह काम में लिया है, लेकिन आयलोच में यह आपको क्लियर है, स्पष्ट होना चाहिए कि क्षतिपूरक मांग फलन के लिए आयलोच की गणना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि क्षतिपूरक मांग फलन में आय स्वतंत्र चर के रूप में व्यक्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। इसलिए साधारण मांग फलन की बात हो रही होती है जब आयलोच की गणना कर रहे हैं। क्षतिपूरक में तो आयलोच होती नहीं। भाई आपने पढ़ा है कि हिक्स का जब आपने क्षतिपूरक मांग फलन डिराइव किया था तो वहाँ निकाला था कि Q1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1 एंड P2। वस्तु की मांग केवल उसकी अपनी कीमतों पर निर्भर करती है क्षतिपूरक मांग फलन में, जबकि साधारण मांग फलन में वस्तु की मांग वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आमदनी पर निर्भर करती है। इसलिए वहाँ तो जब हमने साधारण मांग फलन की बात करते हैं तो वहाँ हम इफ्साइलो और जाई दोनों चिन्हों का काम में लेते हैं, और आयलोच की जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हम केवल और केवल नीटा चिन्ह को काम में लेते हैं। तो ये तो हो गई आपकी मांग की तीनों कीमत लोचें। इनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। किसी तरह की कोई समस्या इससे संबंधित हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए हमने कितनी लोचें निकाली हैं कि एक तो साधारण मांग फलन से जब हम लोच की गणना करते हैं तो निजी कीमत लोच और तिरछी कीमत लोच, और फिर मांग फलन भी दो हैं, एक पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का। इसलिए दूसरी वस्तु की निजी कीमत लोच और उसकी तिरछी कीमत लोच। इसी तरह से क्षतिपूरक मांग फलन में पहली वस्तु की निजी कीमत लोच और तिरछी कीमत लोच, और दूसरी वस्तु की निजी कीमत लोच और तिरछी कीमत लोच। तो ये हो गई भाई 4 या 8, और 2 हो गई आयलोच पहली वस्तु की और दूसरी वस्तु की। तो कुल मिला के 10 तरह की लोचें हो गई। अब इनको हम अगले व्याख्यान में एक उदाहरण के साथ में इस समस्या को देखेंगे, इनसे संबंधित जो बातें हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।